हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिंगोल में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है, जिसको हम प्रोडक्ट फॉर्मूला भी बोलते हैं इंटीग्रेशन में। यानी हमारे पास अगर कोई दो टर्म दी गई है जो प्रोडक्ट में है तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, तो आज उसी का एक नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यानी कि हमने जो पहले क्वेश्चंस किए थे उनसे थोड़े से भारी क्वेश्चन, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं आज। ठीक है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मूला ही बोलते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर की टर्म ये है और दूसरी टर्म क्या है? लॉग एक्स। दोनों कैसी है? प्रोडक्ट में है। दोनों कैसी है? मल्टीप्लीकेशन में है। इसीलिए जो मेथड मैं आपको करा रहा हूँ वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट फॉर्मूला भी कहलाता है। किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। किसका? एक्स स्क्वायर डॉट लॉग एक्स का, या एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का हमें क्या बताना है? इंटीग्रेशन बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो मैंने आपको सिखाया था, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? देखो, इंटीग्रेशन मान लेते हैं आई। मैं क्या कर लेता हूँ? इसको लेट कर लेता हूँ कि ये क्या है? इंटीग्रेशन के इक्वल है किसके? आई के। तो मैंने ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको मैंने क्यों मान लिया आई? कि हो सकता है कि आगे चल के मेरा ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए, तो मुझे क्या हो जाएगा? उसमें आसानी हो जाएगी। आप मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मानना जरा अच्छा होता है। उससे क्या होगा कि अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये घूमकर कहीं पर ये टर्म बन के आ गई तो मैं उसी जगह क्या लिख दूंगा? आई लिख दूंगा। तो आज उसी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आगे उस क्वेश्चन को भी करेंगे। फिलहाल इसमें ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है उसको टर्म्स में बांट दो। तो मैंने इसको फर्स्ट टर्म मान ली है और इसको सेकंड टर्म। इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं क्या? बाय पार्ट फॉर्मूला क्या कहता है, या प्रोडक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या कहता है फॉर्मूला? कि आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या? कि फर्स्ट टर्म ऐसी रहेगी, सेकंड टर्म का क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर इंटीग्रेशन आएगा। फर्स्ट टर्म का हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। जो आपके फर्स्ट टर्म है उसका क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, इनटू इंटीग्रेशन करोगे किसका? सेकंड टर्म का dx के रिस्पेक्ट में। और फिर इस पूरे कंप्लीट का क्या करना पड़ेगा? दोबारा से इंटीग्रेशन हमें करना होगा। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? log x, और सेकंड टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? log x। पहले मैंने ऐसे लिख लिया इसको, और ये क्या हो गई? log x इंटू dx। अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म ऐसे ही, तो log x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन। सेकंड टर्म क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रेशन आएगा, ब्रैकेट डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म का। तो डिफरेंशिएट करना है हमें। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी? log x। तो हम log x का क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, और इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड टर्म का। सेकंड टर्म हमारी क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड टर्म का किसके रिस्पेक्ट में? dx के, ब्रैकेट, और इस पूरी टर्म का फिर दोबारा से क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे देखते हैं। log x फर्स्ट टर्म ऐसी रहेगी, log x। अब इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता है उसके लिए मैं यहां लिख रहा हूं क्या? कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको 17 बेसिक फॉर्मूलास लिखवाए थे। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, और यहाँ x की पावर कितनी है? n। यानी इस फॉर्मूले में अगर मैं n की जगह 2 रख दूं तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगी। तो n की जगह क्या रख दो? इस फॉर्मूले में 2 रख दो, तो x की पावर 2 हो जाएगा। ये आएगा dx इंटीग्रेशन। यहाँ पे जब x की पावर 2 रखूंगा तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट मीन्स कितना आ गया? x की पावर 3 अपॉन 3 आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ रख सकता हूँ कितना आया है हमारा इंटीग्रेशन सोल्व होके? x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन। अब हमें डिफरेंशिएट करना है किसका? log x का। ठीक है, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट निकालना है किसका? log x का। तो मैं एक फॉर्मूला फिर से यहाँ लिख रहा हूँ क्या? कि डिफरेंशिएट जो होता है किसका? log x का। log x का डिफरेंशिएट होता है बच्चों 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 अपॉन x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x इंटू, अभी अभी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आया सोल्व होके? x की पावर 3 अपॉन 3। ठीक है, और इस पूरे के साथ हमें क्या करना है? दोबारा से क्या करेंगे? इसका dx निकालेंगे।
यानी कि इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ कितनी पावर है 3 और यहाँ कितनी पावर है 1, खत्म हो गई, कितनी बची 2। सोल्व करके क्या आया इतना थोड़ा सा, ये log x इंटू एक्स की पावर 3/3 माइनस इंटीग्रेशन, ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ बची ऊपर x की पावर 2 और नीचे कितना हो रह गया है 3 और यहाँ क्या आ गया है साथ में dx। अब हमें इंटीग्रेशन निकालना है x की पावर 2 का अपॉन 3 का dx के रिस्पेक्ट में। ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, तो कांस्टेंट मैंने कहाँ रख दिया, बाहर। अब क्या बचा x की पावर 2 dx, फिर से यही टर्म आ गई लौट के, फिर दोबारा देखते हैं log x dx, ठीक है। अभी ब्रैकेट में लिख देते हैं x की पावर 3/3 माइनस 1/3। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x की पावर 2 dx का, अभी तो किया था x की पावर 2 dx का, यानी कि इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रख देंगे 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 + 1 और यहाँ क्या आएगा 2 + 1, यानी x की पावर 3/3, तो दैट मींस यहाँ से आ गया x की पावर 3/3। इंटीग्रेशन हट चुके हैं। जब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन में से इंटीग्रेशन बिल्कुल सोल्व हो जाए, कहीं भी इंटीग्रेशन ना बचे, तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, किस नाम से, c नाम से। क्यों, ये मैंने इसके रीजन बताया था कि अगर बाय चांस जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे पार्ट से बड़े पार्ट की तरफ जाते हैं, स्मॉलर पार्ट से लार्जर पार्ट की तरफ, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, कोई एरर रह जाती है। उस एरर को सोल्व करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन के बाद यहां सामने इंटीग्रेशन में क्या चल रहा था कि x² log x dx का हमें इंटीग्रेशन बताना था, वो कितना आया है अब देखते हैं। यहाँ पर इस x के 3 को मैं आगे लेके जा रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने x की पावर 3 यहाँ लिख दिया और साथ में क्या चल रहा है log x अपॉन में क्या है 3, ठीक है। इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया माइनस, देखो एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, तो दोनों 3 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 9, ऊपर क्या है x की पावर 3, तो यहाँ बचा x की पावर 3 और प्लस c, यही क्या है बच्चों इसका, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा आंसर कहलाएगा। तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है tan इनवर्स x, यानी हमें फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। अब बच्चों हमारे पास देखो कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें हमें पता हो कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने एक पहले भी इस तरीके से क्वेश्चन कराया था, वो सिंपल क्वेश्चन था, अब ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। तो अब इसको सोल्व करने के लिए अब ये सोचना है हमें कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो मैंने देखा कि क्या बेसिक फॉर्मूला है कोई मेरा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको 3 से 4 टेक्निक सिखाई हैं, जिसमें पहले मैंने सिखाया है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड की वजह से हमने कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन टेक्निक सिखाई है मैंने कि बाय पार्ट, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसमें क्या लगेगा ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, कौन सा मेथड इसमें ऐसा अप्लाई करूं। तो मैंने देखा पहले कि क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं, हमारे पास tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो वो मेथड फेल हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड, कि क्या मैं सब्स्टिट्यूशनल मेथड अप्लाई कर सकता हूं, इसको कुछ पुट करके क्या क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये सिर्फ एक ही अकेली टर्म है, सिंगल टर्म है, तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड भी इसमें सोल्व नहीं हो सकता है। अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैंने देखा हाँ इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लग सकता है। प्रोडक्ट फॉर्मूला कैसे लग सकता है कि मैं क्या कर लूं, अगर लेट कर लेता हूं, इस इंटीग्रेशन को i के इक्वल मान लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे क्या करा tan इनवर्स x, ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी मैंने किसके साथ, 1 के साथ। अब ये देखा मैंने कि हाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट फॉर्मूला लग सकता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला, क्योंकि उसके लिए हमें 2 टर्म्स चाहिए होती थी, फर्स्ट और सेकंड, तो एक फर्स्ट ये आ गई, सेकंड टर्म ये आ गई, 2 टर्म्स मेरे पास आ गई है। तो अब शायद मेरा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। शायद क्यों बोला, क्योंकि हम तो अभी एज्यूम करके चल रहे हैं ना, मुझे पता है लेकिन आप लोगों को तो नहीं पता है ना, जिसके पर प्रैक्टिस नहीं है उनको कैसे पता होगा। तो हाँ अब हमें आइडिया लग गया कि शायद ये सोल्व हो जाए, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 टर्म आ गई, फर्स्ट और सेकंड। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को ब्रेक करने की टेक्निक को सोचना है कि हम कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करें जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। तो मैंने जब पीछे की दोनों टेक्निक देखी, वो इसमें लगी नहीं पाई, तो मुझे पता चल गया कि यह थर्ड टेक्निक इसमें सोल्व हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन इसी का चल रहा है। अब इसके बाद जब मैं कुछ और टेक्निक सिखाऊंगा तो फिर वहां पे भी अप्लाई करके देखेंगे, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं कैसे कैसे सोल्व होगा। मैंने इसको मान लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको फर्स्ट टर्म मान ली और इसको मैंने सेकंड टर्म मान लिया। क्यों मानी है अभी बताऊंगा, इसका रीजन भी। मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं क्या, कि हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं किसका, tan इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx का क्या होगा,
वो होगा हमारा कि फर्स्ट टर्म ऐसे ही, फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी, तो tan इनवर्स x तो ऐसी रहा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही, तो tan इनवर्स x तो ऐसी रहेगा, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड टर्म का, तो सेकंड टर्म कितनी है 1, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे dx के, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट जो फर्स्ट टर्म थी उसका हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट टर्म का क्या करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे किसका सेकंड टर्म का, सेकंड टर्म हमारी क्या है 1, तो उसका क्या करना है इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का भी दोबारा से क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अब मैंने बात ये आती है कि मैंने इसको फर्स्ट क्यों माना, इसको सेकंड क्यों माना। बच्चों अगर आप इसको सेकंड मानते और इसको फर्स्ट मानते तो फॉर्मूला क्या बनता है कि फर्स्ट तो ऐसे ही, तो फर्स्ट तो ऐसे रहेगा और सेकंड का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला बनता फिर उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका आ गया tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x तो मेरे पहले भी था, क्योंकि अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन पता ही होता तो मैं ये फॉर्मूला ही क्यों लगाऊंगा, मुझे 1 लिखने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, मैं डायरेक्टली सोल्व कर देता। तो मुझे इंटीग्रेशन में tan लेके नहीं आना है, मुझे इंटीग्रेशन अगर tan का पता होता तो मैं यही क्वेश्चन को खत्म नहीं कर देता। बात समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने क्या करा था 1 को ऐसी माना है, इसको सेकंड माना, क्योंकि मुझे पता है कि जिसको मैं 1 मानूंगा उससे मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, और इसका डिफरेंशिएट मुझे पता है, इसका इंटीग्रेशन ही तो नहीं पता tan इनवर्स x का, लेकिन इंटीग्रेशन मुझको पता था। बात समझ में आ गई क्यों अप्लाई किया है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे से। ये आएगा tan इनवर्स x ऐसी रहेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। हमें फॉर्मूला पता है क्या लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। क्या पता है कि इंटीग्रेशन किसका कांस्टेंट का कितना होता है x होता है, ठीक है। कांस्टेंट का कितना होता है x, तो यहाँ x हो गया, यानी कि इसका 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, कांस्टेंट का कितना होता है x होता है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऐसा ही डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स x का, तो डिफरेंशिएट किसका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट कितना आएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ओके, इनटू 1 का इंटीग्रेशन अभी मैंने लिखा है 1 का, यानी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है x, तो साथ में यहाँ क्या आ गया x, और इस पूरे का मुझे अब क्या करना पड़ेगा दोबारा से इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं इस x को आगे लेके आ सकता हूँ, क्योंकि दोनों x अगर एक साथ लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो ये मल्टीप्लाई में है, tan इनवर्स x ये अलग टर्म है और x एक अलग टर्म है, दोनों टर्म कैसी है मल्टीप्लाई में है, इसलिए x को मैं कहां लिख रहा हूं आगे लिख रहा हूं, तो x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखेंगे ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, ऊपर x की 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, और नीचे बना 1 प्लस x स्क्वायर, और यहाँ आ गया dx, ओके। अब देखो ये जो चीज है ये क्या है, अब इसको सोल्व करना है, ये भी एक इंटीग्रेशन बन गया। अब हमें ये सोचना है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने डिवाइड का फॉर्मूला कोई बताया है, मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बताया है। तो अब इसको सोल्व करने की हमें टेक्निक यूज करनी है, इसको देखते हैं कि कौन से तरीके से सोल्व होगा। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इस तरीके से सोल्व हुआ है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, नहीं, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसमें ये x/1 प्लस x स्क्वायर लिखा हो, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अगर डायरेक्ट नहीं है तो वो तो अप्लाई हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखा मैंने कि क्या सब्स्टिट्यूशनल मेथड लग सकता है, तो हाँ, सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हमने सीखा था कि अगर नीचे x दिया गया है तो हमें नीचे वाली टर्म को क्या करना होता है, जनरली रिमूव करना होता है। तो नीचे x दिया गया है, ऊपर भी x दिया गया है, तो कहीं ना कहीं रिमूव हो सकता है। तो मैं अब इस टर्म को किसकी मदद से सोल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशनल मेथड की मदद से। कैसे, tan इनवर्स x माइनस, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं, देखो बच्चों इसको साइड में लिख लेना, कहीं पर लेट कर रहे हैं क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया t, मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान रहा हूं t मान रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड में मैंने सिखाया था जिसको भी t मानते हैं तो उसका फिर हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसका, डिफरेंशिएट करेंगे 1 का पहले, फिर प्लस, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका एक्स स्क्वायर का, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसका dt का। 1 का कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है 0, और dx का कितना आ जाएगा 2x, तो 2x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ बचा dt अपॉन dx। मैं dx यहां लेके जा रहा हूं, तो dx तो कहां गया सामने, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे क्या था 2x, तो 2x कहां पहुंच गया नीचे। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड में मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है, मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप उसको जाके चेक करना, तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा सब्स्टिट्यूशनल मेथड कैसे सोल्व करते हैं।
आप बुक में देखोगे तो बुक में डायरेक्ट लिखा होगा, लेकिन मैंने आपको समझाया कि कैसे आया है। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे देखो, अब मैं पुट कर रहा हूं क्या, x तो ऐसे रहेगा, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माना था, t, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, t इंटू dx। अब dx की जगह पे क्या आया है, dx की वैल्यू कितनी आई है, dt अपॉन 2x आया है, x से x कैंसिल, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचा dt और नीचे क्या बचा 1 अपॉन ये हो जाएगा t, और साथ में 2 था तो 2 कहां रख दिया मैंने, बाहर। ये हमारा सोल्व होकर आया है। बच्चों मैंने dx क्यों निकाला ये बता देता हूं। देखो हमारे पास ये दोनों टर्म किस में थी, x में, तो इसलिए हमारा डिफरेंशिएट किस में था, x में, यानी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। जब मैं x को t में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि x वाली टर्म यहां से हट जाएंगी, क्वेश्चन किस में आएगा, t में आएगा। जब क्वेश्चन t में आ रहा है तो फिर यहाँ पे dt आना चाहिए ना dx की जगह, क्योंकि जब x था तो यहाँ भी x था, जब यहाँ t है तो यहाँ भी t होना चाहिए, इसीलिए मैंने dx की वैल्यू निकाली है किसमें, t में, यानी dt अपॉन 2x। ठीक है, यहां से वैल्यू आ गई, सोल्व होके 2 बाहर आ गया और 1 बचा ऊपर, ये नीचे t बचा, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर वापस दोबारा से, क्या इंटीग्रेशन क्या चल रहा है, सामने चल रहा था टेन इनवर्स x इंटू 1 इंटू dx बराबर क्या आया है, सोल्व होकर यहाँ पे देखेंगे, पहले ऐसे लिख लेता हूँ, x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन t और यहाँ बचा dt, ये हमारे पास अब क्वेश्चन बचा है। ठीक है, साथ में 1 अपॉन 2 हो रहे हैं तो 1 अपॉन 2, बस अब इसको सोल्व कर सकते हैं कैसे, ये x बचा, टेन इनवर्स x बचा माइनस 1 अपॉन 2, हमें पता है 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है क्या, कि 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे x की जगह क्या है t, यहाँ भी x की जगह क्या है t, तो इसलिए यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा t, तो 1 अपॉन x dx का कितना होता है log x, तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा log t। इंटीग्रेशन हट चुका है, जब भी इंटीग्रेशन हट जाएंगे क्वेश्चन से सोल्व हो जाए पूरा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं c। अब यहाँ पे देखो x इंटू टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2। अब बात यहाँ पे एक समझने की यह है बच्चों, क्वेश्चन हमें किस में दिया गया था, x में, आंसर किस में आ रहा है, t में, ये गलत हो गया ना, t तो हमने अपनी तरफ से माना है, क्वेश्चन तो x में था, तो हमें आंसर भी किस में देना होगा, x में देना होगा, तो वापस t की वैल्यू रख दो, जो t आपने माना था, t किसको माना था मैंने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे 1 प्लस t की जगह क्या रख दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लोग मैंने t की जगह क्या रख दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। हमारा आंसर टेन इनवर्स x का आंसर कितना आ गया, x टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें ट्रिक यूज हुई है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड यूज हो गए हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन में, हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, e की पावर x sin x dx का। अब हमें फिर से वही चीज है कि 2 टर्म आ गई है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, किसके जरिए से सोल्व होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला की मदद से सोल्व होगा। तो मैं फिर से वही चीज कर लेता हूं कि इसको मैंने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है। सेकंड इसको क्यों माना है, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, चेंज नहीं करना पड़ेगा, वही लौट कर आ जाएगा, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। तो अब फिर से वही चीज है कि बच्चों सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लेट कर लेता हूं क्या, कि मैं इस इंटीग्रेशन को किसके इक्वल मान लेता हूं, i के, कि क्या है ये e की पावर x sin x i के इक्वल है, ये मैंने मान लिया। इसमें मैंने ये फर्स्ट सेकंड मानना हूं और इसको फर्स्ट मानना हूं। अब अप्लाई कर रहे हैं क्या, बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो आप प्रोडक्ट फॉर्मूला कह लो, बाय पार्ट फॉर्मूला कह लो, कुछ भी लिख सकते हो, बाय पार्ट फॉर्मूला लिखना वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, चलो बाय पार्ट लिख देता हूं वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, तो यहां लिख देते हैं बाय पार्ट फॉर्मूला, बाय पार्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं कि ये किसके इक्वल चल रहा है, अब आई के, क्योंकि मैंने आई माना है। तो क्या होता है कि फर्स्ट ऐसे ही, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी साइन एक्स, फर्स्ट टर्म ऐसी रहेगी, सेकंड टर्म का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, तो e की पावर x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म जो है उसका डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और सेकंड टर्म का क्या करना है, फिर से इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और फिर इस पूरी टर्म का क्या करना है, दोबारा से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये i के इक्वल है, साइन x तो ऐसे रहेगा क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है, तो बाहर रखा हुआ है, e की पावर x का इंटीग्रेशन मैं यहां लिख देता हूं
कि इंटीग्रेशन किसका e की पावर x का dx का कितना होता है e की पावर x, e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएट भी कितना होता है e की पावर x। तो इसकी जगह सोल्व होके कितना आ जाएगा e की पावर x माइनस ब्रैकेट साइन x का जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट किसका साइन x का, तो साइन x का डिफरेंशिएट होता है cos x, साइन x का कितना होता है cos x, तो इसका डिफरेंशिएट कितना आएगा सोल्व होके cos x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, साथ में क्या आ गया dx इस पूरे के। अब ध्यान से अगर देखो तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख सकता हूं, कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से e की पावर x इंटू cos x, भाई दोनों मल्टीप्लाई में है, मेरी मर्जी आगे पीछे करके लिख सकता हूं इसको, है ना। अब देखो ध्यान से यहाँ पे फिर दोबारा से दो टर्म आ गई, पहले भी दो टर्म थी अब भी दो टर्म आ गई है। अब इसमें दोबारा मुझे बाई पार्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, और कोई भी तरीका है नहीं इसको सोल्व करने का, तो इसके लिए फिर से इसको सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट मानेंगे। अब दोबारा हम बाई पार्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, अब देखो ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म, तो इन आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो e की पावर x तो मैंने आगे लिख दिया और साइन x मैंने पीछे लिख दिया। क्यों, क्योंकि x के साथ दोनों लिखता हूं तो ऐसा लगता है ये एंगल में है, लेकिन ये एंगल नहीं है, ये अपने आप में एक टर्म है, तो इसलिए मैंने इसको आगे लिखी है। इंटीग्रेशन क्या कहता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी और सेकंड टर्म का क्या कर दो इंटीग्रेशन, सेकंड टर्म क्या है e की पावर x, फिर माइनस आता है, इंटीग्रेशन आता है, ब्रैकेट आता है, कि जो फर्स्ट टर्म है उसका आपका क्या करो डिफरेंशिएट करो, तो cos x का तो डिफरेंशिएट करना होगा इनटू, और सेकंड टर्म को हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरी टर्म का क्या करना है इंटीग्रेशन। सोल्व करते हैं कि e की पावर x तो ऐसे रहेगा, ये आएगा sin x ब्रैकेट, cos x तो ऐसे रहा, ठीक है, cos x, e की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने अभी बताया कितना होता है e की पावर x आता है माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो cos x का जो डिफरेंशिएट होता है, यहां लिख रहा हूं साइड में क्या, कि जो डिफरेंशिएट होता है किसका cos x का, वो होता है माइनस के sin x, ये आपको याद रखना है, cos x का डिफरेंशिएट कितना होता है माइनस के sin x, ठीक है। तो यहां से sin x होता है तो मैं यहां पर रखूंगा, तो ये क्या आएगा माइनस के sin x, माइनस के sin x आएगा, साथ में e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर x, तो ये कितना आ गया e की पावर x, और पूरे के साथ क्या आ गया dx। फिर दोबारा ध्यान से देखो यहाँ पे आई है सामने, ये e की पावर x ऐसी रहा, sin x भी ऐसी रहा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूं, तो ये टर्म प्लस की है, अभी माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस की हो जाएगी, तो e की पावर x आगे रखा है और cos x मैंने पीछे कर दिया, ये माइनस है ये भी माइनस है, ठीक है। अब देखो कितने सारे माइनस बने, ध्यान से देखना क्या चीज हो रही है, क्या ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक माइनस यहां से आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तीन माइनस बन गए इसलिए माइनस आ जाएगा, और ये बन गई क्या टर्म इंटीग्रेशन बन गया e की पावर x ऐसे ही और sin x dx, ठीक है। ये हमारे पास सोल्व होके आया है, फिर से समझा रहा हूं, इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस बाहर से फिर से अंदर आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, ओके। अब देखो बच्चों, जो मैं चीज बार बार कह रहा था आपसे कि हमें इसे आई मानना जरूरी है, क्यों है वो जरूरी, वो समझते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि ये रिपीट होता रहेगा, ये क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होती रहेंगी, ये टर्म रिपीट होती रहेंगी। अभी sin x आ गया है, फिर दोबारा से जब क्वेश्चन करूंगा तो फिर cos x आ जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे, जैसे ये आया था, ठीक है। फिर दोबारा क्वेश्चन करूंगा तो फिर दोबारा से sin x आ जाएगा, रिपीट होता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये इनफाइनाइट इंटीग्रेशन बन चुका है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमने i माना है उसको किसी तरीके से बना दूं, इसीलिए मैंने दोबारा क्वेश्चन किया, यहाँ से दोबारा सोल्व किया, और देखो e की पावर x sin x dx आ गया, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन था e की पावर x sin x dx। तो यह ध्यान से देखो, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो, e की पावर x sin x dx का इंटीग्रेशन वो ये रहा, यही तो दिया था, इसको मैंने क्या माना है i, कि e की पावर x sin x और dx का इंटीग्रेशन को मैंने क्या माना है i, यानी इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ i रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सर्किल मत बना देना, ये मैंने अपने वैसे समझाने के लिए बनाया है। तो इस टर्म की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ i, तो वही पुट कर रहा हूँ, और देखो यहाँ सामने i चल ही रहा है, इसको नीचे करेंगे चेंज, तो यहाँ आ गया i इज इक्वल टू क्या हुआ e की पावर x sin x, e की पावर x sin x माइनस, यहाँ पे क्या है e की पावर x cos x, e की पावर x cos x माइनस, यहाँ पे इसकी पूरे टर्म की जगह क्या रख सकता हूं मैं i, तो यहाँ क्या आ गया माइनस के i, ध्यान रखना माइनस साइन था, माइनस लिखा मैंने, और इस पूरी टर्म की जगह क्या रख दिया मैंने i, तो माइनस i।
अब ध्यान से देखो, ये माइनस का आई है इधर जाके, क्योंकि यहाँ भी आई लिखा है यहाँ भी आई, तो अब आई वाली टर्म को एक जगह कर लेता हूं, तो इसलिए ये माइनस का आई इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो आई प्लस आई। यहाँ बचा e की पावर x कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ बचा साइन x माइनस कोस x। बात समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि ये माइनस वाली आई यहाँ भी आई की टर्म बन गई है, यहाँ भी आई की टर्म है, दोनों आई की टर्म है ना, तो दोनों को एक जगह रख लेते हैं, तो ये आई माइनस का इधर जाके कैसा हो गया, प्लस का। इन दोनों टर्म में से मैंने e की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा साइन x माइनस यहाँ बचा cos x। आई प्लस आई कितना होता है, 2i। यहाँ क्या हो गया, e की पावर x, और यहाँ बचा साइन x माइनस cos x। ये 2 है, 2 इधर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2। 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में, और यहाँ क्या बचा, साइन x माइनस cos x। ठीक है, आई किसको माना था हमने, इसको, यही तो हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था, तो मैं वापस इसको रख देता हूं कि ये आई की जगह क्या लिखेंगे कि इंटीग्रेशन किसका है, ये साइन x dx का। कितना आया इसका आंसर, e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 साइन x माइनस कोस x। ये हमारा क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे अगर क्वेश्चन पेपर लेंथी बनाना है थोड़ा सा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से समझना, चाहे वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देखना, लेकिन इसको क्वेश्चन को जरूर समझना। ठीक है, चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है किसका, e की पावर 2x sin 3x dx का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं इसको क्या मान लेता हूं, i, मैंने इसको मान लिया है i के इक्वल, कि ये i के इक्वल है e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से इसको मान लिया है। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करता हूं फिर से, क्या कि इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट और इसको मान लेता हूं सेकंड टर्म, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। तो क्या है, ये फर्स्ट टर्म बन गई और ये सेकंड टर्म। तो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन सोल्व बाय पार्ट मेथड, क्या कि फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी, तो फर्स्ट टर्म को ऐसे रखेंगे, सेकंड टर्म को आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन साइन 3x। ओके, किसके रिस्पेक्ट में, 3x के। फिर माइनस आता है फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन आता है, ब्रैकेट आता है, कि फर्स्ट टर्म का आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और सेकंड टर्म का फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, और फिर इस पूरे का दोबारा से क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, ये i इज इक्वल टू e की पावर 2x तो ऐसी रहेगा, साइन 3x, अभी अभी मैंने बताया था साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, हम जानते हैं क्या कि साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x होता है। साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos x होता है। तो जब यहाँ पे x की जगह 3x लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ भी x की जगह क्या जाएगा, 3x। तो साइन 3x का कितना होता है, cos 3x। लेकिन क्या होता है कि जो फिर अगर देखो यहाँ x था, यहाँ 3x है, क्वेश्चन चेंज हो गया ना, तो हमने x मान के करा कि मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, आंख बंद कर लिया मैंने 1 मिनट के लिए, तो कहा यहाँ पे x लिखा है, x लिखा है मान के हमने यहाँ पे x लिख दिया कि जो भी x है। अब x की जगह था कितना, 3x था, गलत हो गया क्वेश्चन। तो फिर जो हम x मान रहे हैं उसका हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैंने किसको x माना था, 3x को, तो हमें क्या करना होगा कि 3x का क्या करना होगा, डिफरेंशिएट निकालना होगा। क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चले जाएगा, x का कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3। और जो डिफरेंशिएट आया है उसे कहाँ रखना होता है, अपॉन में, जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको सिखाई है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप उसको जरूर चेक करना। माइनस लगाएंगे फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन, उसके बाद ये क्या है, डिफरेंशिएट करना है किसका, e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x का डिफरेंशिएट होता है e की पावर 2x, e की पावर x का e की पावर x ही आता है। फिर से मैंने इसको क्या मान लिया भाई, मैंने कहा कि x लिखा है, मैंने x मान लिया, तो मैंने x मान के क्या करा, 2x लिख दिया। लेकिन x किसको माना था, 2x को, तो अब 2x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x का कितना होता है 1, तो इसलिए 2 कहाँ आ जाएगा, साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन किसका है, साइन 3x का, कितना आया था, यहाँ पे लिखा है हमने cos 3x अपॉन 3, और साथ में क्या आ गया, dx। ठीक है, ये सब मैं चीज अपनी प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ डिटेल में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना इंटीग्रेशन की, उसमें समझ में आ जाएगा कि कैसे आई है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, अगर मैं उसको यहाँ समझाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी, क्वेश्चन पेपर क्या, वीडियो क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। चलो यहाँ पे आते हैं, i इज इक्वल टू e की पावर 2x तो ऐसी रहा, ठीक है, इंटू cos 3x इसके साथ में आ गया, और पूरे के नीचे क्या है, 3 माइनस। अब यहाँ देखते हैं क्या बचा, देखो 2 और 3 दोनों कांस्टेंट है, तो मैं इनको बाहर लिख सकता हूं, तो 2/3 इंटीग्रेशन किसका करेंगे, e की पावर 2x आ गया यहाँ पर, इंटू साथ में क्या है, cos
3x और साथ में क्या आ गया dx। बात समझ में आ गई। 3 कांस्टेंट था बाहर आ गया, 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, 2 मल्टीप्लाई में इसलिए ऊपर आया, 3 डिवाइड में इसलिए नीचे आया। ओके, अब देखो दोबारा से फॉर्मूला बन गया ये फर्स्ट और सेकंड का, तो मैं दोबारा करूंगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। फिर से अप्लाई करेंगे इसमें, i इज इक्वल टू ये है e की पावर 2x cos 3x अपॉन 3, ये तो ऐसे रहेगा। अब मैंने 2 अपॉन 3 बाहर रखा और मैं इसमें पूरे में क्या कर रहा हूं, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं कि फर्स्ट तो ऐसे ही, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन तो cos 3x का इंटीग्रेशन, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में, माइनस आता है फॉर्मूले में, ब्रैकेट आएगा कि फर्स्ट का क्या करो डिफरेंशिएट करो दोबारा से, ठीक है भाई डिफरेंशिएट कर देंगे, और साथ में क्या करो इंटीग्रेशन करो किसका, जो आपने सेकंड माना है, ठीक है, और उसके बाद dx करेंगे और फिर इस पूरे का क्या करेंगे दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। ये हमने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, सीखा है। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं इसको। अब i इज इक्वल टू, पहले टर्म तो मैं ऐसे लिखूंगा e की पावर 2x cos 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 भी ऐसे लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मैं अंदर सोल्व करूंगा, e की पावर 2x तो ऐसी रहेगा, e की पावर 2x ऐसी रहा, cos 3x, cos का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन होता है, लेकिन कैसा माइनस का, तो cos का कितना आएगा माइनस के साइन आएगा, 3x आएगा और 3 कहां जाएगा नीचे, जैसे मैंने इसमें किया था कि cos भाई इसमें किया था ना कि साइन का तो cos बन गया और 3 कहां आ गया नीचे, तो इसी तरीके से cos का क्या बन गया साइन माइनस का और 3 कहां आ गया नीचे, माइनस आता है। फिर अब इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएट करना है e की पावर 2x का, अभी अभी बताया था कितना आता है 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x इनटू cos 3x का कितना आया है हमारा, ये आया है माइनस के साइन 3x अपॉन 3 और साथ में क्या चल रहा है dx। ये हमारा इतना सोल्व होके आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए सोल्व करते हैं, आगे देखते हैं। और ठीक है, i इज इक्वल टू ये e की पावर 2x cos 3x अपॉन 3, ये ऐसी रहा, माइनस के ब्रैकेट लगा देते हैं, चलो ब्रैकेट के 2 अपॉन 3। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ, सही से लिख रहा हूँ, क्या गलती हो रही है, तो ये माइनस का है इसलिए माइनस का e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 3 ऐसा कर सकता हूं। फिर इसके बाद देखो एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, इसमें से देखो 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचा e की पावर 2x इंटू साइन 3x और dx ब्रैकेट। बात समझ में आ गई, इतना कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये जो टर्म है, क्या ये क्वेश्चन नहीं बन गया वापस, जो क्वेश्चन था e की पावर 2x लिखा है, a की पावर 2x लिखा है, साइन 3x लिखा है, हाँ यहाँ पे भी है, dx है, हाँ यहाँ पे भी है, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, हाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, यानी कि ये टर्म जो है पूरी क्या बन गई, क्वेश्चन बन गई। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या माना था i, यानी कि मैं इस पूरी टर्म की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, i लिख सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले i मानना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख रहा हूँ, i रखूंगा। अब तो ध्यान से देखो कैसे कैसे कर रहा हूँ, cos 3x अपॉन 3 माइनस, मैं 2/3 माइनस के 2/3 की मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ, माइनस की भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2/3 की भी कर रहा हूँ, तो एक माइनस यहाँ पे है, एक माइनस ये है, माइनस माइनस प्लस, और 2/3 में कर रहा हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई तो ऊपर हो जाएगी, 2 इंटू e की पावर 2x इंटू साइन 3x, नीचे एक 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पे है, 3 3 9। अब देखो आगे ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 3 9, और मैंने बताया था इस पूरी टर्म की जगह क्या रखूंगा i, तो मैंने इस पूरी टर्म की जगह क्या रख दिया i। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व हो गया, तो क्या करेंगे कांस्टेंट लगाएंगे c। शायद इससे पिछले वाले क्वेश्चन में c कांस्टेंट लगाना भूल गया था बच्चों, कांस्टेंट ऐड कर लेना जब मैंने i पुट करा था। ओके चलिए, तो देखो दोबारा समझा रहा हूं क्या किया मैंने कुछ नहीं करा, मैंने माइनस के पहले, चलो माइनस की कर लेते हैं, पहले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करी, तो माइनस की करूंगा तो ये माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस आ गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस ये हो गया। अब 2/3 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 3 की नीचे होगी तो 3 3 9 आ गया। 2 की इसकी 2/3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 आ गया। अब हमने अभी सीखा था क्या कि यहाँ पे i की टर्म लिखी हुई है, यहाँ भी i की टर्म लिखी है, तो दोनों को एक जगह कर लूं, तो मैं अगर इस i को इधर लेके जाऊंगा
तो यहाँ 0 बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कोई फायदा कोई है सब एक जगह लिखनी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को कहाँ लेकर आ रहा हूँ, इस तरफ, है ना, तो ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो आई प्लस, ये माइनस की टर्म है, इधर आके कैसी हो जाएगी, प्लस की। यहाँ कितना लिखा है 4/9 आई, ठीक है, इजिकल टू, बस अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ सकता है, कॉमन देखो e की पावर 2x आ सकता है इसमें से, तो मैंने e की पावर 2x को क्या कर लिया, कॉमन कर दिया। तो यहाँ पे जब e की पावर 2 चला गया बाहर, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ cos 3x, है ना, उसके बाद प्लस e की पावर 2x तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा 2 sin 3x, और इन दोनों के नीचे, इसके नीचे क्या है 3 और इसके नीचे क्या है 9, और प्लस क्या बचा यहाँ पर c। इतना सा समझ में आ गया, सिर्फ कॉमन किया है, कुछ नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये कितना आई है 1, इसके आगे क्या मान सकता हूँ 1, जब कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं ना, उसके आगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज लौट के आती है, तो मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब देखो मैं आई कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ क्या बना 1 प्लस, इसमें से क्या बचा 4/9, क्यों, क्योंकि मैंने क्या करा, आई दोनों में से कॉमन ले लिया, ले सकता हूं कॉमन। आई कॉमन लेने के बाद इधर क्या है, ये पूरी टर्म ऐसी रहेगी, इसको तो ऐसे उतार दूं, प्लस 2 sin 3x अपॉन 9 प्लस c, ओके। अब देखो एलसीएम कितना आएगा इसका आएगा 9 एलसीएम आएगा, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 4, ठीक है, 9 प्लस 4 सामने आगे क्या लिखा है आई, 9 में प्लस 4 कितने होते हैं 13, तो बच्चों मैं थोड़ा सोल्व करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। तो 13/9 आ गया, और यहाँ आ गया आई, और ये पूरी टर्म क्या होगी, ऐसे ही उतार देंगे। उतर गई। उसके बाद ये सी है, कभी कुछ और समझो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं मल्टीपल मतलब क्या कर रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ, तो 9 तो ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा, ऐसा ही होना है ना, तो 9 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। आई की वैल्यू हाथों हाथ पुट कर रहा हूँ, आई किसको माना था मैंने, इसको, तो आई की वैल्यू पुट करेंगे क्या, e की पावर 2x sin 3x dx, फिर से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो e की पावर 2x तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, और 9 अंदर भेज रहा हूं, 9 अंदर भेज रहा हूं, तो यहाँ पे जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर आ जाएगा 9 cos 3x अपॉन क्या लिखा है नीचे 3, इधर भी 9 की मल्टीप्लाई होगी, 9 into 2 sin 3x अपॉन 9 प्लस c, कुछ नहीं करा मैंने, जो ये 9 नीचे डिवाइड में था ऊपर जाके कैसा हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई इसकी कर दी। 13 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे कैसा आ जाएगा डिवाइड में, तो मैंने 13 को कहाँ रख दिया बाहर। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कितने होते हैं 9, और ये 9 से ये 9 खत्म। तो क्वेश्चन जो हमारा सोल्व होके आया वो कितना आया, e की पावर 2x अपॉन 13, अंदर है हमारे पास कितना 3 cos 3x प्लस यहाँ कितना बचा 2 sin 3x प्लस c, ये हमारा क्या है बच्चों आंसर है, यही हमारा आंसर हमें लेके आना, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी है, लेकिन इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें फॉर्मूला पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट बंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हमने अभी तक सीखा है कि अगर हमें डायरेक्ट कोई सिंगल इंटीग्रेशन दिया गया था, sin x का पूछा है, cos x का, tan x का, इस तरीके से, तो जो सिंगल था हमने सीखा कि सिंगल इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं बाय द बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहली वीडियो में सिखाया। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि अगर हमारे पास अपॉन में कोई चीज आने लगी थी जिसमें हम रिमूव करके उनको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, तो जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास दो टर्म दी गई है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, तो उन दोनों प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को कैसे सोल्व करेंगे बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड, ठीक है। तो 3 चीजें कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन ऐसे दिया गया है जो डिवाइड में हो, तो डिवाइड वाले इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट मेथड सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। चलिए, तो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।
मैथ के साथ साथ मेरे इसी चैनल पर आपकी अप्लाइड मैथ, अप्लाइड मैकेनिक्स और सी प्रोग्रामिंग की वीडियोस भी चल रही हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।